नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद के राजनीति पर। मित्रों, सबसे पहले तो आप एक बात जानें कि बिहार चुनाव में जो हुआ, अगर वो आदरणीय एम.के. तिवारी साहब एक चीज बताइए, मेरा ना बहुत छोटा एक कोने में दिख रहा है, आपको क्या फुल स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? क्योंकि आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आदरणीय तिवारी जी कृपया मार्गदर्शन करें, आपको फुल स्क्रीन पर ये वीडियो दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है? मेरे को एक छोटा सा कोने में दिख रहा है, जैसे समाचार का लोगो दिखता है, बाकी स्क्रीन काली दिख रही है। मैं समझ में आ क्या दिक्कत है, मैं 2-3 बार डिलीट कर दिया। आदरणीय तिवारी जी कृपया मार्गदर्शन करें, और जो लोग भी देख रहे हैं कृपया बताइए कि वीडियो आपको पूरा दिख रहा है या मुझसे कोई तकनीक प्रॉब्लम आ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई आदमी शैलेंद्र सिंह जी, हाँ मतलब आपको पूरा स्क्रीन पर दिख रहा है? हाँ, मैं नहीं समझा, पूरा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है या कोने में आपको भी दिख रहा है? आपको तिवारी जी पूरा लिखिए, आपको पूरा स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लिखिए पूरा और आधा। हाँ का मतलब मैं नहीं समझा कि आपने क्या लिखा, कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि मेरे को पूरी स्क्रीन मेरी काली दिख रही है और एक छोटा सा कोने पर वीडियो चल रहा है, जैसे समाचार का लोगो एक तरफ कोने में चलता है। तब तक मैं अपनी बात रख रहा हूं। पिक से क्लिक कीजिए, पिक से क्लिक करिए। नहीं हो रहा है सर। ये तो बैक स्टेज आ गया, पूरा दिख रहा है, फिर ठीक है। अगर पूरा दिख रहा है तो आपको दिख रहा है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, एक बात, इस चुनाव में हर छोटा आदमी, हर बड़ा आदमी ये बात बता रहा था, समझाने का प्रयास कर रहा था कि बिहार में क्या हो रहा है। अगर मुझ जैसा साधारण आदमी ये बात समझता था कि बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को निपटाने के लिए उतार दिया है, तो नीतीश कुमार की पूरी राजनीति मेरे पूरी आयु से ज्यादा है। मतलब जितना मेरी आयु है, श्री नीतीश कुमार का उतना राजनीतिक अनुभव है, कॉलेज से लेकर के और विधानसभा तक, केंद्र में मंत्री तक। तो अगर मैं ये बात समझ सकता हूं, फुल पेज दिख रहा, हाँ जी ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे को नहीं दिख रहा, पता ना क्या एरर आ रहा, बिल्कुल कोने पर दिख रहा है, लेकिन अगर आपको फुल दिख रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है बाबू, सुबह से बात। लेकिन मैं यहाँ ये छोटी चीजें नहीं देख रहा, 2-3 चीजें बिहार में अब की बार बड़ा स्पष्ट हुआ है। पहले जान लीजिए, ये जो परिणाम आया है ना, उसमें बहुत सारे परिणाम अपने आप में बता रहे हैं कि ये बिहार में असल में हुआ क्या। एक बात तो स्पष्ट है कि अभी पूर्ण बहुमत की सरकार है, कल को शपथ लें, आज शपथ लें, अब कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकाल कुछ दिन तक है, उसके बाद शपथ लें। नीतीश कुमार ही पहले मुख्यमंत्री थे, आज भी रहेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है ये खेल, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। खेल अब शुरू हुआ है, चुनाव परिणाम के बाद की परिणाम और उसके बाद की राजनीति पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कोई बात हवा में नहीं बोलते, आप पहले बात समझ लीजिए। दिग्विजय सिंह बहुत गूढ़ राजनीतिक है। दिग्विजय सिंह की राजनीति आप सब लोग, हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं ना, उस पूरे लोगों की आयु के मुकाबले में उनका राजनीति है। उन्होंने एक दाना फेंका है, जाल बिछा दिया है। और एक बात जो उन्होंने कहा है, वो कोई नई बात नहीं कहा। दिग्विजय सिंह ने वो बात इसलिए कहा कि आम जनमानस में ये बात पहुंचे कि अगर कुछ हैंकी पैंकी होता है, कुछ होता है नीतीश कुमार के द्वारा, तो जनमानस अवेयर है। जनमानस कहे कि ना यार, नीतीश के साथ गलत हुआ, रामविलास पासवान का बेटा ने उनकी पूरी खेल खराब कर दी, नहीं तो वो जरूर कुछ सीटें और जीत सकते थे। जिस तरह से राजद और कांग्रेस कह रही है कि ओवैसी ने हमारा पूरा खेल खराब कर दिया, उसी तरह से जनता दल के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने मेरा खेल खराब कर दिया। ऊपर से चिराग पासवान का चुनाव परिणाम के बाद का जो बयान है, वो आग में घी का काम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए, मेरा काम तो था नीतीश कुमार को निपटाना, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना, वो मैं कह रहा हूं।
मतलब अभी भी उसके बाद की बयानबाजी भी ये नहीं बता रही है कि जो मुझसे गलती हो गई। आमतौर पर चुनाव में परंपरा है कि चुनाव समाप्त के बाद बड़े नेता दूसरे नेता के पास जाते थे, कहते थे नमस्कार, हम आपके साथ चाय पीने आए हैं, हमने कुछ चुनावी भाषणों में संबोधनों में कुछ कहा है, वो चुनाव मंच तक था, आप और हम में कोई दुराव नहीं, आप में हम में कोई विरोध नहीं है, आपसे मेरा कोई निजी द्वेष नहीं है, कृपया आप हमको क्षमा करें। और वो नेता आराम से फिर गलबहियां करके चाय पीते थे और हंसी खुशी वाली वातावरण में वहां से विदा लेते थे। ये पहली बार है कि चुनाव के परिणाम के बाद भी एक ऐसा लड़का जिसकी जितनी पूरी उम्र है ना, जन्म से लेकर अब तक की, उससे ज्यादा संसदीय अनुभव है श्री नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार मेरे कभी प्रिय पात्र नहीं रहे, क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की राजनीति मेरे प्रिय होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार जिस जगह पे है, नीतीश कुमार जिस पोजीशन पे है, वो हमारे वजह से तो है नहीं, वो अपने दम पे है, अपने मेहनत पे है। नीतीश कुमार के पिताजी, दादाजी, भाई जी कोई विधानसभा और लोकसभा में नहीं था कि वो वारिस की राजनीति की, वो अपने बल पर है, वो एक कीमत है, वो माननी पड़ेगी। खैर, दो तीन चीजें आप यहां पर गौर करें, बड़ी ध्यान से देखें, बिना वायस हुए, भारत के नागरिक के नाते। 15-20 सीटें ऐसी है जिसमें दहाई में नहीं इकाई में परिणाम अंतर हो रहा है। कहीं 12 सीट, कहीं 10 सीट, कहीं मतलब कहीं 12 मत, कहीं 20 मत, कहीं 50 मत, कहीं 120 मत, कहीं 200 मत, ऐसे मतों से अंतर में हार जीत हुई है। इधर उधर भी हो सकता था। मतलब आप एक बात जानिए कि राजग गठबंधन वहां हारा है। अब गठबंधन आ रहा है कि नीतीश कुमार हारे हैं, इस चर्चा का विषय है। परिणाम देख करके तो बताया जाता है कि नीतीश कुमार हारे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 43% में अट गए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बढ़ाई है, तो हारे तो नीतीश कुमार है। ये बात नीतीश कुमार भी समझ सकते हैं। नीतीश कुमार जिस मोरल के नेता है, नीतीश कुमार की अगर मोरल अंदर है, अगर उनमें कुछ आत्मबल है, तो वो इस संख्या बल पर मुख्यमंत्री बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बंगाल चुनाव के बाद वहां क्या होने वाला है। नीतीश कुमार को ये बात पता है कि अब बंगाल चुनाव भर तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये घोषणा कर दिया गया कि मेरा सीट कम भी होगा तभी नेता मुख्यमंत्री का पद चेहरा नीतीश कुमार होंगे। इसी बात पर नीतीश कुमार के पार्टी वालों कह रहे हैं कि जी भाई, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिला है। अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिलता तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं मिलता? नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी से एक से ज्यादा लड़े थे, तो अगर मेरे चेहरे पर वोट मिलता तो मुझे मिलता कि सुजीत पवार को मिलता? अगर मेरा चेहरा इतना समझदार चमकदार होता तो मुझे न मिलता। तिवारी जी, मैं कहूं कि जो तिवारी जी के चेहरे पर वोट मिला तो तिवारी जी काहे नहीं जीत गए? ये बात तो नीतीश कुमार भी समझते हैं और बिहार की जनता भी समझती है। हुआ क्या पहले जान लीजिए, जो मेरे समझ मुझे जो मेरा असेसमेंट है। लालू प्रसाद जी का बेटा बहुत सही रास्ते पर जा रहा था, उसकी चुनाव बिल्कुल ठीक जा रही थी, वो अपने पिता के छाये से मुक्त होकर के चुनाव लड़ रहा था। पिता के तस्वीर को भी उसने अपने पार्टी के मुख्य बैनर पोस्टर से बाहर लगा दिया था, मतलब अपने पिता और पिता के कारनामों पर झाड़ू फेर दिया था तेजस्वी यादव। मैंने अपने फेसबुक लाइव में कहा भी था कि तेजस्वी यादव बिल्कुल सही राजनीति में जा रहे, लड़का कुछ करेगा। लेकिन मुझे अगले ही दिन अपनी भूल सुधारनी पड़ी। क्षमा के साथ कीजिए, मैं कल गलत बोल गया था, भावना में बोल गया था। सच्चाई यह है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के छाये से बाहर निकल ही नहीं सकता। उसने एक सभा में कह दिया कि राजद, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता बाबू साहब सामने सीना तान करके चलता था। वो एक सीना तान के चलने वाली बयान तेज प्रताप यादव के उस राजनीतिक तेज को मटियामेट किया या बैलेंस किया, ये दोनों चर्चा का विषय हो सकता है। कोई कह रहा है कि एक वही बयान 75 सीटें ले आती, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा था, और कोई कह रहा है कि पूर्ण बहुमत की तरफ जा रहे तेज प्रताप को एक उस बयान ने मटियामेट कर दिया कि लोग बोले को हो ये तो लालू जी का ही बेटा है। तेज प्रताप यादव जिस राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिए थे, अपने पिताजी के छाये से मुक्त होकर के अपने बलबूते, अपने कीमत पर चुनाव लड़ने का जो उसने मेहनत दिखाया था, जो अपना बल दिखाया था, उसका एक बयान उसको मटियामेट कर दिया। ऐसा मेरा मानना है। या दूसरा मानना है कि हो सकता है वो एक बयान 75 सीट ले आती हो, नहीं तो वो कहीं का नहीं था। दोनों हो सकता है, लेकिन फिर भी ये राजनीति
परिपक्वता की अभाव है। अगर तेज प्रताप के पास राजनीतिक परिपक्वता होती तो डे वन से एक ही लाइन लेता। आप एक बात जान लीजिए कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी दोनों भाइयों पर स्वर्ण समाज का सार्वजनिक अपमान का केस दर्ज है। केस मतलब कोई कोर्ट कचहरी में नहीं, जनता की अदालत में एक केस दर्ज है, क्योंकि ये दोनों भाई अपने ही पार्टी, पिताजी के बाल सखा, पिताजी के राजनीतिक सखा, बाल सखा नहीं राजनीतिक सखा, जो कि क्षत्रिय थे, उनके एक एडवाइस को वो लोग दोनों लड़कों ने बिल्कुल अपने घमंड का परिचय देते हुए धत्ता बताया और उनके विरोध को दरकिनार करते हुए कहा कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकल जाने से कुछ नहीं होता। ऐसे आदमी के लिए कहा जिसको लालू प्रसाद यादव जी भी आज तक कभी कोई हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये लोग अपने राजनीतिक अनुभवहीनता का परिचय दिए और इतना बड़ा अपमानजनक बात बोला। रही सही कसर उनके राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा साहब ने स्वर्ण आरक्षण जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था, नहीं, जब बोला उसके बाद सीट बढ़ गई। जी मैं वही तिवारी जी, मैं यही कहा कि या तो सीना तान वाली बात करने से पहले वो खत्म था, बोला इसलिए कुछ सीटें आ गई, या बोला तो खत्म हो गई। मैं वही कह रहा हूं कि स्वर्ण समाज उसके साथ नहीं था, क्योंकि स्वर्ण आरक्षण पर एक ही राजनीतिक पार्टी ने खुल के विरोध किया था, वो था लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक पार्टी और मनोज कुमार झा उनके राज्यसभा संसद, जो कि उनके पार्टी की तरफ से ऑफिशियल प्रवक्ता भी हैं, और वो संसद में बयान दे रहे थे और उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है। नीतीश का वोट बैंक में सेंध लगा दिया। नीतीश के वोट बैंक में तिवारी जी वो सेंध नहीं लगाया, आप उसका करिए। नीतीश के वोट बैंक में रामविलास जी के लड़के ने सेंध लगाया है। नीतीश कुमार का वोट अपने जगह पर है। नीतीश कुमार का, लालू प्रसाद यादव का जो बेस्ट वोट बैंक था, तेजस्वी यादव ने प्रयास किया था एमवाई कन्वेंशन पर एमवाई को ये कहना कि ये मुस्लिम यादव नहीं है, ये यूथ है। फिर कहीं कहीं बोला कि MYY मुस्लिम यादव और यूथ। लेकिन बिहार की महान जनता ने जैसे उसका स्लोगन सुना ना कि दवाई और कमाई, तो उनको लालू जी के द्वारा दी गई दवाई और कमाई ध्यान आ गया। कमाई तो वो टकसाल का पैसा भी घर में ले लेते थे, पशुपालन से लेकर के चारा घोटाला तक सब पता है, उसी का सजा काट रहे हैं। और वो जो दवाई दिया करते थे ना, लठ से तेजाब से नहला देते थे, डॉक्टर को अस्पताल समेत उठा लेते थे, वो सब बिहार के लोगों को वो दवाई याद आ गई। जैसे उसने बोला कि सीना तान करके चलते हैं, सब लोगों को उसका जहां जहां ये बोलता था कि दवाई कमाई, तो वो लोग तो वो वही वाली कमाई वही दवाई जो लालू जी करते थे। इस वजह से एक उभरते हुए सितारा की राजनीति उभरने से पहले ही गर्दिश में चला गया। वो बुलबुले की तरह था, फूला का बहुत था, लेकिन दूसरी बूंद जैसी ही पड़ी फूट के फिर उसी जल में जलमग्न हो गया। मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ यही हुआ। तेजस्वी अभी युवा हैं, बच्चे हैं, बहुत कुछ सीखे होंगे, उनके पास तो एडवाइजरों की फौज होगी, एक एक सीट एक एक वोट का एक्सप्लेनेशन मांगे होंगे वो, और लोग उनको देंगे। मुझे लग रहा है कि उससे कुछ सीखें, उसे समझें। अगर नहीं समझे तो ईश्वर जाने, बाकी वो जाने और उनका काम जाने। मैं आज बात कर रहा हूं नीतीश कुमार पर। मित्रों, महाराष्ट्र हमारे सामने उदाहरण है। शिवसेना और कांग्रेस मतलब दूध और तेजाब, दूध और नींबू, बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा, पूरब और पश्चिम जैसा, सूर्य और चांद जैसा, जो एक साथ उदय ही नहीं हो सकता। उस परिस्थिति में अगर वो लोग एक हो सकते हैं तो नीतीश जी और लालू जी तो एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, एक ही राजनीति के, एक ही पार्टी के हैं, एक ही के साथ रहे हैं। अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि ना होने की वजह से टूटे हैं। नहीं तो वो सब लोग नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा थी कि हमको बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, और लालू प्रसाद की महत्वाकांक्षा थी कि हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो पार्टी तोड़े और तोड़ करके अपने बम पर फिर सरकार बनाए। उसमें उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मदद किया। नीतीश कुमार कभी भी अकेले दम पर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी भी नहीं। पहली बार बने तो लालू प्रसाद यादव बहुमत में थे, उन्होंने इनको बनाया। दूसरी बार जब बने तो भारतीय जनता पार्टी, मतलब उसके भी पहले बार जब बने तो भाजपा ने उनको समर्थन दिया। फिर भाजपा के विरुद्ध लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी ने समर्थन दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। नीतीश कुमार अपने दम पर कभी भी सरकार नहीं बनाए हैं, लेकिन वो उनका महत्वाकांक्षा था, इस वजह से आए। अब नीतीश कुमार अगर ये सब चीज जोड़ने पर बैठ जाए कि भाई बंगाल चुनाव के बाद हमारा परिणाम 2025 का इलेक्शन तेजस्वी के लिए काफी टाइट हो। तिवारी जी,
मुझे नहीं लग रहा कि 2025 तक इलेक्शन जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। देखिए, हो सकता है यही चुनाव जिस तरह से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार बना दी भारतीय जनता पार्टी को बाहर करके, ऐसी परिस्थिति यहाँ बन सकती है। नीतीश कुमार, दिग्विजय सिंह ने कह दिया है कि जो उपकार 2015 में लालू जी ने किया है नीतीश के ऊपर, वो वाला करें और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए। आप समझ लीजिए कि हाँ धर्मेंद्र, शुभ आशीर्वाद बाबू, बिहार में का बा, बिहार में एनडीए सरकार बा, नहीं बिहार में बवाल बा बबुआ, अभी एनडीए सरकार कहाँ बा, वही पता बात होता। ध्यान से सुनो, एनडीए सरकार नहीं खे, एनडीए सरकार के बने में संशय बा, बिहार में बवाल बा, सीट बड़ा कम बा, कम सीट पर मुख्यमंत्री ना चले। कर्नाटक आपने देखा, कांग्रेस ने कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया, चलने नहीं दिया। सरदेव चंद्रशेखर जी को देखिए, 60 एमपी थे और कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री बना दिया, चलने नहीं दिया। आप देख, जहां भी आप संख्या बल में बहुत कम रहेंगे आप चलेंगे नहीं। लोकतंत्र भाई, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये स्लोगन है, तो उसमें कैसे चल देगा? आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाएगा भाई? आप चुनाव के बाद भाजपा नेताओं का भाषण सुन लीजिए। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि ये नीतीश कुमार के चेहरे को वोट मिला है। एक ने कहीं कहा है कि मुख्यमंत्री के काम पर वोट मिला है। सबने बोला कि जी मोदी जी के काम पर वोट मिला है, मोदी जी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर वोट मिला है और राष्ट्रीय जनता दल के लोग बेईमानी का वोट मिला है, और नीतीश कुमार का पार्टी जनता दल यूनाइटेड कह रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मिला है। भैया क्षमा करिएगा, महाराष्ट्र वाला हाल बिहार में कभी नहीं होगा। देखो, ईश्वर करे मुंह में तुम्हारे घी शक्कर। हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र वाली स्थिति ना आए, लेकिन तो लगता है ना बबुआ, लेकिन स्थिति यह है कि जो बिहार चुनाव के बाद बयानबाजी हो रही है, जो बिहार चुनाव के बाद नेताओं का बयान आ रहा है, नेताओं के पास एंटी इनकम्बेंसी में नहीं जीत पाया तो आगे मुश्किल होगा। तिवारी जी, एंटी इनकम्बेंसी में नीतीश जी के विरुद्ध अगर चिराग पासवान एनडीए में मिलकर के चुनाव लड़े होते तो लालू प्रसाद का बेटा जमानत जब्त होता, कहीं नहीं होता। मेरा ये मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, एकमात्र लालू प्रसाद जी के बेटे को मदद पहुंचाने का काम राम विलास जी का बेटा किया, एकमात्र। अगर तेज प्रताप, तेजस्वी दोनों भाई में ईमानदारी होती तो वो चिराग पासवान को अपने पाले में मिलाए, अगर उनमें राजनीतिक समझ हो तो। आप कल्पना कीजिए तिवारी जी, अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा होता, अगर नीतीश कुमार दम ही नहीं होते। आपके बात पता है तिवारी जी, नीतीश कुमार ने खूंटा गाड़ दिया था कि मेरा नाम का अनाउंस करो पहले, तब जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्दी में नीतीश कुमार के नाम का अनाउंस, बोला मैं समझौता करने को नहीं जाऊंगा। और पता ना, भारतीय जनता पार्टी बिहार वाले मोदी से जब तक मुक्त नहीं होगी, बिहार में कमल नहीं खिलेगा। क्योंकि बिहार वाले जो मोदी है ना, वो नीतीश कुमार के स्पाई है, नीतीश कुमार के एजेंट है। उनका खर्चा पानी नीतीश कुमार के सहारे चलता है। जब नीतीश कुमार पर किसी तरह की राजनीतिक संकट आई, भाजपा को खिलने बढ़ने का मौका मिला, बिहार वाले मोदी ने वहां पर अड़ंगा लगा दिया। एक बिहार वाले मोदी ने अब की बार क्या किया पहले जान लीजिए। बिहार वाले मोदी ने रामाशंकर चौरसिया, राष्ट्रीय सचिव थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, पार्टी का हर लाइन पर, टीवी पर आज चौरसिया, उसी का टिकट कट गया। सोचिए कि क्या क्या हुआ। बिहार वाले मोदी के राजनीति के अगल बगल भी अगर कोई पहुंचता हुआ नजर आया, मोदी जी ने उनका काम तमाम किया। जो भी बिहार का बड़ा नाम देख लीजिए, वो सब के सब निपटाए जा चुके हैं या दिल्ली भगा दिए गए हैं। नित्यानंद राय, दिल्ली में मजबूरी में उनका आना पड़ा, उनका वहां कोई नहीं पूछ रहा था। अश्विनी चौबे, उनको दिल्ली आना पड़ा, उनको कोई वहां नहीं पूछ रहा था। अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय, ये सब लोगों के बिहार में राजनीति बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन इन सब लोगों को दिल्ली आना पड़ा मजबूरी में भाग करके, क्योंकि मोदी जी निपटा देते हैं इनको। आज बिहार भाजपा की जो दुर्गति है, उसका एकमात्र अगर कोई जिम्मेदार आदमी है तो वो है बिहार का मोदी। सुशील मोदी नीतीश का चमचा है, एकदम बिल्कुल सही शब्द है। अनपार्लियामेंट है इसलिए मैंने नहीं कहा, बिल्कुल कहा हमने, चमचा नहीं है, उनका एजेंट है। चमचा से बड़ा शब्द है, उनका एजेंट है, नीतीश कुमार का एजेंट है भारतीय जनता पार्टी में सुशील मोदी।
अगर मैं नरेंद्र मोदी अगर मेरा बात मानते ना तो मेरा पहला काम होता सुशील मोदी पार्टी से बाहर। एक विधायक मेरा जाता, एक सीट मेरा कम होता, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको पार्टी से बाहर करता। नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, आरके सिंह, किसी और सिंह को, बहुत सारे लोग हैं, उनके जिम्मे बिहार देता और कहता कि भाई तुम अपना काम करो, जहां से आए हो वहां जाओ। लेकिन मोदी जी पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एनीवे, खैर मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी का जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी मोदी मोदी, वो तो खैर अब पहले कांग्रेस में होता था कि जीत गए तो राहुल जी और हार गए तो लोकल लोग। अब भारतीय जनता पार्टी में भी बीमारी आ गई। एक आदमी ने भी नहीं कहा कि नहीं, वहां के पन्ना प्रमुखों ने, बूथ प्रमुखों ने, विधानसभा और जिला प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, जो लोगों को हाथ जोड़ के पांव पड़ के खींच खींच के ले आता। ये धर्मेंद्र सुन रहे हैं, धर्मेंद्र को मालूम है जमीनी स्तर पर चुनाव लड़े हुए हैं, बड़े भाई भरत सिंह जी के निकटतम सहयोगी रहे हैं, 6 साल तक तो उनके पार्लियामेंट में सचिव भी रहे हैं, आप उनके निजी सचिव भी रहे हैं। चुनाव की गतिविधि जानते हैं कि किस तरह से गांव के आदमी को मान मनोबल करके चुनाव के टाइम में बुलाया जाता है, किस तरह से उस आदमी की आव भगत की जाती है, और वो आदमी कितना मेहनत करता है जमीन पर। मेरे घर आता है, भैया चाचा प्रणाम, चाहिएगा जरूर, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार का अनुरोध और निहोरा करता है। आप उस सबको धत्ता बता करके नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी बिहार में हमारे गांव में गए थे, ससुराल में गए थे, कहा मेरे बबूरा में चले गए जन्मोहन मारने के लिए। लेकिन ये कांग्रेस वाली बीमारी उसमें भी आने लगी, इस पर आज चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि नरेंद्र मोदी ये बात समझे कि बिहार भारतीय जनता पार्टी को कैसे धर्मेंद्र करे। भैया सुशील मोदी नीतीश जी का एजेंट कभी नहीं हो सकता। मोदी है तो आगे आप समझ जाइए भैया। नहीं, ये बात मैं तुम्हारा नहीं मानता। मतलब 6 साल से दिल्ली लुटियन जोन में हो, वहां पर लोग 6 घंटा रहते हैं तो राजनीतिक समझ में आ रही है, और तुम 6 साल से रह रहे हो दिल्ली में, नॉर्थ एवेन्यू जैसे गढ़ में, उसके बाद भी नहीं समझे तो अभी तुम्हारा उम्र में परिपक्वता की जरूरत है सुशील। या फिर अब तुम राजनीतिक मजबूरी में बोल रहे हो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के निजी सचिव हो, तो वो और भाजपाइयों की तरह से तुम बोल रहे हो तो अलग बात है। लेकिन अगर तटस्थ बोलो तो सुशील मोदी नीतीश कुमार के एजेंट है। अब ये कहने वाली बात नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। सुशील मोदी बिहार भाजपा को बर्बाद कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, नीतीश कुमार का एजेंटी कर रहे हैं और वहां उनका फायदा पहुंचा। मैं आज चर्चा इस पर नहीं था। मेरा परिस्थिति देखिए, मैं 3 आकलन आपके सामने करता हूं। ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ी रहेगी, फेसबुक पर पड़ी रहेगी। पहला तो यह है कि हो सकता है कि दिवाली के बाद नीतीश कुमार राजग गठबंधन छोड़ के महागठबंधन के साथ जुड़ जाए, क्योंकि लालू प्रसाद उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। वो कहेंगे कि मुख्यमंत्री तुम और बाकी सब हम, ऐसा नीतीश कुमार मान सकते हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो अवस्था है, जो उनका तबीयत है, अब वो वाली बात नहीं जो 2015 में लालू प्रसाद यादव थे। 2015 में लालू प्रसाद यादव एकदम बोलते ना भोजपुरी में पेड़ के रख दिए थे नीतीश कुमार को, परेशान में एकदम उनको उनकी राजनीति खत्म करने पर तुले हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई मुख्यमंत्री तुम हो, बाकी सब मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी मुख्यमंत्री का अनुभव है। वो ये भैया बिहार नीड न्यू फेस। यस 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 यस, हाँ जी, ये मैं ये बात आपकी बात मानता हूं, न्यू फेस, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो उसमें क्या था कि नीतीश कुमार एकदम परेशान थे। लालू जी कहते थे कि मुख्यमंत्री का अनुभव मेरे पास है, तुम मुख्यमंत्री नाम से कहो, काम मैं करता हूं, और वो करते भी थे। विधायक का ट्रांसफर हो, अफसरों का ट्रांसफर हो, अफसरों से वसूली हो, वो सब लालू जी का चल रहा था। रणधीर सिंह कह रहे कि बिहार में उप मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत है। नहीं, उसको साफे बदलने की जरूरत है, उप मुख्यमंत्री नहीं, उसे पूरा बदलने की जरूरत है। देखो रणधीर को भी बात पता है, रणधीर पटना में रहता है और तुम लुटियन में रहते हो धर्मेंद्र, तब भी नहीं समझ पाए। देखो ये नजदीक से आ रहा है, ये पटना में रहता है लड़का, इसको पता है और तुमको नहीं पता है। खैर अपनी राजनीति दुरुस्त करो, पार्टी लाइन पर बोल रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा कि नीतीश कुमार जी अब लालू प्रसाद यादव जी से एक बार दोबारा बात करेंगे, बोलेंगे बड़े भाई अब आपकी राजनीतिक अवस्था समाप्त हो चुकी है, उम्र भी अब आपके साथ नहीं रहा है, तबीयत भी आपका बहुत खराब रह रहा है, सक्रिय राजनीति में छोड़िए, अब जेल से बाहर नहीं आएंगे, और इन दोनों बच्चों का भी भविष्य है, मेरा उम्र भी आप ही के साथ साथ है, मैं 2-4-5 साल तक स्वस्थ होने के नाते चलूंगा, मुख्यमंत्री हूं तो आपसे थोड़ा सा
तंदुरुस्त हूं, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मेरी भी अवस्था उसी तरह से हो जाएगी, तो मुझे कितना दिन तक है, उसके बाद किसका है बिहार? आप ही का तो है। अगर लालू प्रसाद यादव 1 मिनट ईमानदारी से, 1 मिनट अगर अपनी तत्कालिक लाभ ना होकर के दूरगामी लाभ सोचे, तो नीतीश कुमार को फुल फ्लेश मुख्यमंत्री बना देंगे पूरी पावर के साथ, और अपने दोनों बच्चों को कहेंगे कि ये चाचा जी के दाहिने बावें पांव बन कर रहो, उनके दाहिने बावें बाजू कुर्सी की होती है ना, वहां बन के रहो और सीखते रहो कि कैसे राजनीति होती है। क्योंकि नीतीश कुमार की आयु 2, 4, 5, 10 साल, 20 साल, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, लेकिन लंबी 200 साल तो नहीं ना रहेंगे भाई, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना। आदमी की आयु फिक्स है 100 साल, हालांकि 50, 60, 70 के बाद जोड़ा जाता है कि हाँ जी कुछ गए और गए और गए और गए, तो 70, 74 साल के आप हो चुके हैं, तो अब और कितना दिन। लेकिन अब ये दोनों के दोनों बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, बच्चे हैं, उनके पास पूरा उम्र 30-31 साल के तुम दोनों हो। बड़ा वाला छोटा है, छोटा वाला बड़ा, वो अलग बात है, उसमें अलग बात करते हैं, तो उसके पास उम्र है। संभव जी ने बिल्कुल सही, वित्त विभाग भी बिहार वाले मोदी जी नीतीश ही देते हैं। हाँ मैंने यही बोला, मैंने ये बात बोला, आपके जुड़ने से पहले ये बात मैंने बताया है। तो लालू प्रसाद यादव अगर दूरगामी सोचे तो नीतीश के काम में बिना दखल दिए अगर दोनों बच्चों को उनके हवाले छोड़ दे, तो कल के बाद कौन? अगर नीतीश जी नहीं रहेंगे तो वो जो पिछड़ी, अति पिछड़ी, महापिछड़ी, महादलित वाला जो वोट बैंक नीतीश कुमार ने बनाया हुआ है अपने काम से, वो किसका होगा? हाँ रणदीप, सुबह से बात कैसे हो रणदीप? ठीक ठाक, आंख हुआ का इलाज उलाज बड़ा बढ़िया करवाए, गांव में बड़ा बढ़िया काम कर रहे हो तुम जैसे लोग गांव में होते हैं, तो अच्छा रहता है, ठीक ठाक रहता है। धीरज सिंह राठौर बीजेपी के साइड से तब क्या होगा कि उन सब वोट बैंक पर स्वाभाविक तौर से तेज प्रताप और तेजस्वी का दावा होगा, क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को स्वर्ण समाज का पार्टी कहा जाता है, उनकी राजनीति है। हालांकि अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा स्वर्ण समाज की विरोधी रही है, कोई भी ऐसा हित नहीं होता जो स्वर्ण समाज का वो की हो। आरक्षण वाला मामला आप देख ही रहे हैं, कभी यहाँ पर कोई नियुक्ति बड़ी होती है, उसमें अगर कोई आदमी स्वर्ण समाज का हुआ तो आप बता दीजिए, वो सब अलग, आज वो विषय सिर्फ बिहार चुनाव पर है। लेकिन लालू प्रसाद यादव अगर ऐसा सोचे तब ना, लेकिन अब परिस्थिति आई है लालू प्रसाद को सोचने की, क्योंकि उनका बेटा इस स्थिति पर आया है कि वो अपने दम पर 75 सीट लेके आया है। अगर वो नीतीश कुमार जैसे पारखी आदमी के साथ राजनीति सीखता है, राजनीति करता है, तो शायद आवे। लेकिन ये लालू प्रसाद है, अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगला परिणाम, बंगाल चुनाव और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। वो चाहे 43 की जगह 23 सीट ले आते। मेरी पहली आकलन है, मैं बोला ना 3 बातें आपको कहता। पहली आकलन कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे अगर लालू प्रसाद यादव थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ का परिचय देंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देंगे। दूर की अगर सोचेंगे तो ऐसा करेंगे, सोचेंगे नहीं सोचेंगे वो लालू प्रसाद जाने। उनकी राजनीतिक अनुभव मेरे पूरे आयु से ज्यादा है, मेरे से ज्यादा वो समझते हैं अगर बात समझना चाहे। लेकिन कई बार आदमी ऊंचाई आसमान में चला जाता है तो जमीन नहीं देख पाता, उसको जमीन नहीं दिखती कि जमीन कहाँ, क्योंकि आसमान से छोटे छोटे, हम लोग तो जहाज में चढ़ते हैं तो देखते हैं कि छोटा छोटा दिखता है, वो तो बेचारा और ऊपर है, तो कहाँ देख पाएंगे, वो अलग बात है। दूसरी स्थिति की नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं राज्य गठबंधन से। बंगाल चुनाव भर तक ये मामला ठीक चलेगा। बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक बढ़त भारत बंगाल में ला रही है, ये दिख रहा है। हो सकता है उसका मुख्यमंत्री भी बन जाए, ना हो तो कम से कम की फैक्टर, मतलब वो ड्राइविंग सीट पर तो रहेगी, चाहे मुख्यमंत्री जो हो बिना भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं हो सकता। वो चाहे बाद में ममता बनर्जी भाजपा के समर्थन में आ जाए, कम्युनिस्ट को का डर दिखा करके, कांग्रेस का डर दिखा, क्योंकि ममता बनर्जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में तो थी ही ना भाई, तो वो राजनीति वाले का कोई दीन ईमान है कि कौन किसका कहाँ है, ये तो कोई दीन ईमान होता ही नहीं है भाई। जब शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार बना सकती है तो कहेगा दीन ईमान? दीन ईमान हमारे जैसे लोगों को मतलब राजनीति में होता नहीं है, तो हो सकता है ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ जाए। लेकिन बंगाल में भाजपा बढ़िया कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, वहां के संघ के मेहनत कार्यकर्ता, वहां इतना न ममता बनर्जी लोगों का कत्लेआम करवाया है, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग टांग दिए जाते हैं, मर्डर करके दिखाया जाता है, वो सब बड़ा फर्क पड़ेगा वहां के लोगों का। धीरज सिंह राठौर भैया, बिहार में न्यू फेस की जरूरत है, बिल्कुल। मेरा चर्चा इसी पर है धीरज जी।
कि न्यू फेस की जरूरत है, वही मैं आगे आपसे बात रख रहा हूं। कृपया अपना स्नेह बनाए रखें। उसके बाद बंगाल चुनाव निपट जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड में टूट होगी, कांग्रेस में टूट होगी, और ये संख्या बल इधर जुड़ेगा, ये 76-77 के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और पार्टियों के साठगांठ से। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के 43 में से 4300 लोग, मतलब 40-42 लोग 1 मिनट के अंदर सीएम पोस्ट में न्यू फेस। यस 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 यस, प्रशांत सिंह, जय श्री राम जी, जय श्री राम प्रशांत जी। उसके बाद इन पार्टियों में टूट फूट होगी या मिड टर्म पोल होगा, ये भी एक चांसेस है। क्योंकि लालू प्रसाद जी को एक बात दिख रहा है कि मेरा बेटा 75 सीट लाया है और 10-15 सीट पर मार्जिन बहुत कम है, तो मिड टर्म पोल में जाएगा और चिराग पासवान को पटाएगा कि चिराग जी अब की बार हमारे तरफ से लड़ो। और अगर मिड टर्म पोल होगा तो एनडीए गठबंधन भी अब चिराग पासवान को भाव देगा। चिराग पासवान को बेशक 1 सीट ना मिली हो, बेशक 1 सीट ना मिली हो, लेकिन वो 100 सीट जीता है, बात जान लीजिए। क्योंकि 100 सीट हरवाना भी 100 सीट जीतना ही हुआ। चिराग पासवान जिस 142-43 सीटों पर लड़ा था, उसमें से 100 सीट को अकेला प्रभावित किया है। वो चाहे उसमें 2-3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए भाई तेरे आदमी में था, नीतीश कुमार को तो निपटा ही दिया। तो चिराग पासवान को अब की बार वजन मिलेगा और चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा होगा। अगर मिड टर्म पोल होगा तो नीतीश कुमार गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ये सोचेगी कि हम एकला क्यों न चले चिराग के साथ, हम पार्टी उनके साथ ही है, वीआईपी पार्टी उनके साथ ही है। न्यू फेस कौन, मैं न्यू फेस का भी आकलन करता हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर एकला चल करके बिहार में सरकार चुनाव में जाती है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, कहीं से कोई दो राय नहीं। रणधीर करके भैया आप कब तक जनप्रतिनिधि बनेंगे, आप जैसे, अरे भैया हम तो जनप्रतिनिधि हैं। रणधीर सिंह नन्हे का प्रतिनिधि मैं हूं तो जनप्रतिनिधि हो गया। रणधीर के साथ जन है और मैं रणधीर का प्रतिनिधि हूं तो जनप्रतिनिधि हो गया कि नहीं। रणधीर सिंह नन्हे जनप्रतिनिधि, जननेता है और मैं उसका प्रतिनिधि हूं दिल्ली में, तो हो गया कि नहीं जनप्रतिनिधि। तो मैं जनप्रतिनिधि हूं मेरे भाई, जनप्रतिनिधि हूं मैं। मेरे से बड़ा जनप्रतिनिधि का है, तुम्हारे से कई भाई हैं जो जननायक है और मैं उनका प्रतिनिधि हूं, तो मैं हुआ जनप्रतिनिधि। अब आते हैं तिवारी जी का। तिवारी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शॉकिंग न्यूज देती है और सुखद शॉकिंग देती है, बढ़िया शॉकिंग देती है। कौन सोचता था कि वो फलाने वाला आदमी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हरियाणा का खट्टर, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, कौन जानता था। लेकिन भाजपा ने उनको भरोसा किया और खट्टर आज दूसरा टर्म भी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी बना सकती है। अरे भाई राम प्रकाश गुप्ता को बना दी, बेचारे घर में सोए हुए थे, उनको खुद ही पता नहीं था कि मैं गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा, मुख्यमंत्री बन गया उत्तर प्रदेश के। ये भाजपा कर सकती है। फागू चौहान को गवर्नर बना सकती है, हमारे यहाँ के राजभर को राज्यसभा में भेज सकते हो। वो बेचारे खेत में काम कर रहे थे, जब उनको बोला गया कि आज राज्यसभा में जाना है, वो बोला यार काहे मजाक करते हो, ना 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 तुमको एमपी बना दिया गया। जिलाधिकारी जब उसको बोला तब जाकर उसको भरोसा हुआ, अच्छा मैंने तो किसी को बोला ही नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की पहचान, चुनाव का परिणाम, इस सब गुणा गणित दे करके किसी को बना सकती है। तो ये आकलन करना भी मोदी कराते हो कि कौन बनेगा, ये तो बिल्कुल मुश्किल काम है। ये बिल्कुल वो है। लेकिन जो वर्तमान फेस है, अगर आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को साथ प्रणाम, अगर आप एक साफ छवि और अनुभव के साथ जाएंगे तो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे के नेता थे, जो भी नेता थे, उन सब में अभी तक कोई बेईमानी और घोटाले का इल्जाम नहीं लगा है। नित्यानंद राय बिहार से होते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर कोई नहीं है साफ छवि। हालांकि वो जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उनका दूसरा चरित्र है, लेकिन अब उसमें से कोई आदमी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन नित्यानंद राय उन सब के बदले की भावना के अलग शुद्ध राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं। नवल किशोर राय, कहा जाता है कि उनका काम बोलता है, जहां जहां गए हैं वो सड़कों का हाल जो आज नीतीश कुमार कर रहे हैं सड़कें, वो उनका देन है। ये लोग 2-3 लोग हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको पिछड़ा में दिखाना है, जैसा कि नीतीश जी को तो प्रिय है, अगर आप स्वर्ण समाज में आते हैं तो अश्विनी चौबे के पास बिहार से लेकर के केंद्र तक का मंत्रालय का अनुभव है और चौबे जी का राजनीतिक पहुंच भी है, मोदी जी से अप्रोच है, संघ में भी उनका ठीक ठाक अप्रोच है,
केंद्र से चौबे जी भेजे जा सकते हैं। अगर आपको प्रशासनिक अनुभव से लेकर के राजनीतिक अनुभव और दक्षता की बात करना चाहिए और ईमानदारी का करना चाहिए तो फिर आर के सिंह चीफ सेक्रेटरी थे, गृह सचिव थे केंद्र में। अब कलेक्टर से लेकर के सचिव स्तर की जमीनी जानकारी है उनके पास, प्रशासन की पग पग की जानकारी है, किस तरह से राजनीति की जाती है। कलेक्टर तो करते हैं, ये कलेक्टर न राजनीति करते हैं तो वो उसकी काट छांट को आर.के. बाबू जानते हैं बढ़िया से। और प्रशासनिक कंट्रोलिंग रहा है चीफ सेक्रेटरी के नाते, जिला स्तर से लेकर के वीडियो तक को कंट्रोल किए हैं, तो प्रशासन को कंट्रोल करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरा जिला से लगातार दूसरी बार सांसद हैं और अपने यहाँ जो उन्होंने विकास किया है आरा में, आर.के. सिंह का काम बोल रहा है। आप आर.के. सिंह से जाइए तो आरा जिला के लोग कहते हैं कि जाने पर निजी काम तो नहीं करते लेकिन काम करवाएं। ये तो नेता चाहिए कि आपकी ब्लैकमेलिंग ना करें, कि आप थाने में बंद हो बलात्कार के केस में और छोड़वावे, ऐसा ना करें। आप स्मगलिंग करते हो पकड़े जो फोन करे, ऐसा ना करें। लेकिन आपके गांव में सड़क बनवावे, रेल लाइन बिछवावे, जो उनका काम है नेता का वो करे। यही तो चाहिए। अगर बिहार में इस तरह का नेता हो गया कि आपके निजी काम, लालू प्रसाद यादव क्यों बर्बाद, वो निजी करने लगे। उनका अपना नेता है, हमारा पार्टी का वोट बैंक है तो तेजाब से नहलवा रहा है, नहलवाने दो, मेरा अपना आदमी है, तभी तो बिगड़े लालू प्रसाद यादव, और ये नहीं बिगड़ा। तो अगर इनमें से हो तो ये कुछ फेस है, लेकिन रविशंकर प्रसाद नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। रविशंकर प्रसाद में वो क्वालिटी ही नहीं। रविशंकर प्रसाद वकील बहुत बड़े, नेता तो बिल्कुल है ही नहीं। रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, इन लोगों को वकालत का फीस दिया जा रहा था, वो नरेंद्र मोदी का केस लड़ते थे। रविशंकर प्रसाद जी में राजनीति का रौन नहीं आता। वो जीत इसलिए गए कि वो भाजपा ने, रविशंकर प्रसाद को कभी लोकसभा चुनाव जीतते हुए है। वो तो शत्रुघ्न सिन्हा अगर नहीं विद्रोह करते तो फिर रविशंकर प्रसाद तो लोकसभा में आती नहीं। रविशंकर प्रसाद, प्रणब मुखर्जी भी लोकसभा वाले नेता नहीं थे, लेकिन बाद में चूंकि इधर बहुत केंद्र में मंत्री रहे तो बोले भाई एक बार लोकसभा में चाहिए, तो वहां के मुर्शिदाबाद के लोग ने कहा भाई तुमको भेज देते हैं। रविशंकर प्रसाद में राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। हाँ, मोदी जी के नजदीकी कोई से उनको मुख्यमंत्री बनाते अलग बात है, बट राजनीतिक चेहरा रविशंकर प्रसाद नहीं है। बढ़िया वकील होना और बढ़िया नेता होना दोनों अलग बात है। मैंने जो नाम गिनाए आपको, नित्यानंद राय, नवल किशोर यादव मेरे ख्याल से लिखते हैं राय जी। बिहार में तो यादव लोग लिखते ही हैं, राय भी लिखते हैं, यादव भी लिखते हैं, मतलब ध्यान नहीं किया असल में देखा। अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह, ये सब जो लोग हैं वो तेजतरार लोग हैं और दक्ष लोग हैं। रविशंकर प्रसाद मंत्रालय में दक्ष नहीं है। उनके जहाँ जो मंत्रालय है उसमें कहीं कोई MTNL डूब गया, संचार मंत्री है, खत्म हो गया MTNL, BSNL कहीं नहीं रहा। कहाँ करेंगे? संघ से किसी को आने दे। हाँ, संघ ही भेजेगा। जो वर्तमान भाजपा का अध्यक्ष है वो बिल्कुल प्योर संघी हैं। उनका भी नंबर आ सकता है, वो भी बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन मेरा आकलन यही है कि परिस्थिति यही होने वाली है। ये सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी, चाहे नीतीश कुमार इधर से मुख्यमंत्री बने या उधर से बने। ये मेरा आकलन है। आज की वीडियो लंबा हो रहा है। एक बात बड़ा आश्चर्य और सुखद है। आश्चर्य ये कि शत्रुघ्न सिन्हा के तीनों लोग, शत्रुघ्न जी, उनकी पत्नी जी और उनके पुत्र जी, तीनों लोग राजनीति में ठुकराए जा चुके। अब एक ही परिवार में 3 नकारे राजनीतिक लोग एक ही सोफा पर बैठेंगे और सोचेंगे कि क्या से क्या हो गए, क्या थे और कहाँ हो गए। ये जरूर इस विषय पर विचार करेंगे। एक बात मुझ जैसे आदमी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप जानिए, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार सिंह वैसे तो बहुत नाम है, संभव जी बहुत नाम है, वो तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जाने, हम लोग तो आकलन करते हैं, मुख्यमंत्री सुझाना हमारा काम नहीं है। वो बड़े पत्रकार करते हैं और मैं पत्रकार नहीं हूँ। वो लोग कौन मंत्री बने क्या बने, वो नीरा राडिया टेप आपने सुना है कि नहीं, वहाँ बताते हैं कि किसको कौन मंत्रालय दिया जाए, वो हमारा काम नहीं है। मित्रों, एक चीज और आई है जिस पर चर्चा नहीं हो रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी 4 सीट जीती है कि 5 सीट जीती है। आमतौर पर कहा जाता था कि मुसलमान धर्मनिरपेक्ष को वोट देता है, सांप्रदायिक को नहीं देता। वो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक मानता है, लेकिन वो आकलन गलत हुआ। मुसलमान उसी को वोट देता है जो नरेंद्र मोदी को हरावे। मुसलमान को हरा सकता है अगर नरेंद्र मोदी के विरोध में हो तो। जैसे ही अकबरुद्दीन ओवैसी में उसको एक मुस्लिम नेता देखा, वो अपने ही मुसलमान समाज के कांग्रेस और राजद के उम्मीदवारों को हरा करके अपने दूसरे मुसलमान को जिताया, क्योंकि वो अकबरुद्दीन ओवैसी था। सीधा मोदी से लड़ाई लड़ता प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था। आप लोग धर्मनिरपेक्ष के नाम बहु करते रहिए।
अमृता जी 5 जीता है। हाँ, 5 वो कौन सीटें? 5 सीटें उसने मुसलमान को ही हराया। वो जो विधायक हारे हैं इस पार्टी से वो सब के सब मुस्लिम समाज के थे, लेकिन पार्टी कांग्रेस थी और राजद थी। मतलब कांग्रेस और राजद मुस्लिम परस्त पार्टी तो जरूर है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं है। इसलिए मुसलमानों ने कहा कि भैया मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं हूं, मैं मुस्लिम परस्त हूं, जहां मुझे मौका मिलेगा वहां मैं अपने नाम के लोगों को वोट दूंगा। अब आप सोच लीजिए, आप हुबो हुबो करते रहिए, आप ताली बजाते रहिए, जय धर्मनिरपेक्ष, जय धर्मनिरपेक्ष, जय धर्मनिरपेक्ष। जहां मुसलमान को मौका मिलता है वहां वो बता देता है कि मेरा मोटो क्या है, मेरा एकदम क्लियर है। आप बीच में अपना कहते रहिए, समझते रहिए। ये एक बहुत ही सोचने योग्य बात है, जो सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ आप सबों को ये बात सोचना पड़ेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी का 5 सीट जीतना, और वो भी उस इलाके से जहां से मुसलमान ही उसके पहले प्रतिनिधित्व थे, और पार्टी वो पार्टी जो धर्मनिरपेक्षता की लबादा ओढ़ के आती है, असल में धर्मनिरपेक्ष है नहीं, क्योंकि उनको धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा ही पता नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि देश का मुसलमान क्या चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।